नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी माँ की सिलाई मशीन। वर वर सूनी रात के इस सुस्त अंधेरे में ड्योढ़ी में सो रही मैं जग गई। विर विर फिर से सुना मैंने माँ की मशीन की दिशा से। धप मैं उठ बैठी। गली के खंभे वाली बत्ती की मंद रोशनी में मशीन दिख रही थी, लेकिन माँ नहीं। वह वहां हो भी नहीं सकती थी। वह अस्पताल में थी, ट्रॉमा सेंटर के बेड नंबर 13 पर, जहां उसे उस दिन दोपहर में पहुंचाया गया था, सिर से फूट रहे उनके लहू को बंद कराने के वास्ते, बेहोशी की हालत में। मशीन के पास में जा खड़ी हुई। उससे मेरा परिचय पुराना था, 10 साल की अपनी उस उम्र जितना। माँ बताया करती, पहले मुझे गोदी में लिए लिए और फिर अपनी पीठ से सटाए सटाए उन्होंने अपनी कुर्सी से कितनी ही सिलाई पूरी की थी। माँ टेलर थी, खूब सिलाई करती, घर की, मोहल्ले की, शहर भर की। माँ की कुर्सी पर मैं जा बैठी, ठीक माँ के अंदाज में। ट्रेडिल पर दाहिना पैर थोड़ा आगे, बायां पैर थोड़ा पीछे। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, बिना चेतावनी दिए ट्रेडिल के कैम और लीवर चालू हो लिए। फूलदार मेरी फ्रॉक पर, जो मशीन की मेज पर बिछी थी, जिसकी एक बाह अधूरी सिलाई लिए अभी पूरी चापी जानी थी, और मेरे देखते देखते ऊपर वाले स्पूल के गिर्द लिपटा हुआ धागा लूप की फांद से सुई के नाके तक पहुंचने लगा, और अंदर वाली बॉबिन फिरकी अपने गिर्द लिपटा हुआ धागा ऊपर ट्रैक पर उछालने लगी। वर वर, सर सर, और मेरी फ्रॉक की बाह मेरी फ्रॉक के सीने से गुथी जाने लगी, अपने बखियों के साथ सुई की चाप से निकलकर आगे बढ़ती हुई। खटाखट। कौन? बुआ की आवाज पहले आई। वह बप्पा की सगी बहन न थी, दादी की दूरदराज की भांजी थी, जो एक ही साल के अंदर असफल हुए अपने विवाह के बाद से अपना समय काटने के लिए कभी दादी के पास जा ठहरती और कभी हमारे घर पर आ टपकती। कौन? बप्पा भी चौंके। फट से मैंने अपने पैर ट्रेडिल से अलग किए और अपने बिस्तर पर लौट ली। मशीन की वर वर सरसर थम गई। छतदार उस ड्योढ़ी का बल्ब जला तो बुआ चीख उठी, अरे अरे, देखो देखो देखो, इधर मशीन की सुई ऊपर नीचे हो रही है और उसकी ढरकी आगे पीछे, वह फ्रॉक भी आगे सरक ली है। जब ही पिता का मोबाइल बज उठा। हेलो, वह जवाब दिए। हाँ, मैं उसका पति बोल रहा हूँ, बेड नंबर 13। मैं अभी पहुँच लेता हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। हाँ, कुंती, कुंती ही नाम है। माँ, मैं तत्काल बिस्तर से उठ बैठी। हाँ, बप्पा मेरे पास खिसक आए। क्या हुआ? बुआ ने पूछा। वह नहीं रही। अभी कुछ ही मिनट पहले नर्स ग्लूकोज की बोतल बदल रही थी कि उसकी पुतलियां खुलते खुलते पलट लीं। अपना शरीर छोड़कर वह तभी सीधी इधर ही आई हैं। बुआ की आवाज दुगने वेग से लरची। अपनी मशीन पर। मुझे अभी वहां जाना होगा। पप्पा ने मेरे कंधे थपथपाए। तुम घबराना नहीं। और उनके हाथ बाहर जाने वाले अपने कपड़ों की ओर बढ़ लिए। अपने कपड़ों को लेकर वह बहुत सतर्क रहा करते। नई या खास जगह जाते समय ताजे धुले तथा इस्त्री किए हुए कपड़े ही पहनते। वह ड्राइवर थे, अपने हिसाब से कैजुअल। कुछ कार मालिकों को अपना मोबाइल नंबर दिए रहते, जिनके बुलाने पर उनकी कार चलाया करते, कभी घंटों के हिसाब से तो कभी दिनों के। अभी मत जाएं, बुआ ने ड्योढ़ी की दीवार पर लगी माँ की घड़ी पर अपनी नज़र दौड़ाई। रात के 2 बज रहे हैं, सुबह जाना। क्या मालूम मरने वाली ने मरते समय हम लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया हो। नहीं, वह ऐसा कभी नहीं करेगी। बेटी उसे बहुत प्यारी है, नहीं चाहेगी उसका बाप जेल काटे और वह इधर उधर धक्का खाए। मैं डर गई, रोती हुई बप्पा से जा चिपकी।
माँ की मशीन और ड्योढ़ी छोड़नी नहीं थी मुझे। तुम रोना नहीं बच्ची। बप्पा ने मेरी पीठ थपथपाई। तुम्हारी माँ रोती थी कभी? नहीं, मेरे आंसू थम गए। कैसे मुकाबला करती थीं? अपने ग्राहक ग्राहिकाओं से, पास पड़ोसियों से, मुझसे, बुआ से, अम्मा से। यह सच था, ग्राहिकाएं या ग्राहक, अगला काम दे न दे, वह अपने मेहनताने पर अड़ी रहती। पड़ोसी ने वक्त बेवक्त चीनी हल्दी हाजिर करे न करे, वह अपनी तुनाकी कायम रखती। बप्पा लोग लाख भड़कें लपके, वह अविचल अपनी मशीन चलाए रखती। हाँ, मैंने अपने हाथ बप्पा की बगल से अलग कर लिए। अस्पताल जाना बहुत ज़रूरी है क्या? बुआ ने बप्पा का ध्यान बटाना चाहा। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कुंती लावारिस नहीं है, मेरी ब्याहता है। इधर बप्पा की स्कूटी स्टार्ट हुई, उधर मैं मशीन वाली कुर्सी पर जा बैठी, माँ को महसूस करने, मशीन में मौजूद उनकी गंध को अपने अंदर भरने, उनकी छुअन को छूने। चल उठ। तभी ड्योढ़ी का बल्ब बुझाकर बुआ ने मेरा सिर आन झटका। इधर मत बैठ, इस मशीन से तेरी माँ का मोह अभी छूटा नहीं। आसपास इसके गिर्द वह इधर ही कहीं घूम रही है। हाँ, मेरी रुलाई फिर छूट ली। माँ यहीं है, मैं यहीं बैठूंगी। जब ही तो बैठेगी जब मैं तुझे यहाँ बैठने दूंगी। बुआ ने मेरे कंधों को टहोका। चल उठ, उधर मेरे साथ चल, थोड़ा सुस्ताएगी। कल का दिन क्या मालूम क्या नया दिखलाने वाला है। मैं उसी दम उनके साथ चल पड़ी। पिछली दोपहर माँ के संग उनकी धक्का मुक्की में भूली न थी। बखेड़ा खड़ा किया था बप्पा द्वारा दिवाली के उपहार स्वरूप लाई गई 2 साड़ियों ने। कुंती इधर आओ तो। बप्पा ने पहले माँ को पुकारा था। तुम दोनों के लिए साड़ी लाया हूँ। दोनों मतलब? माँ उस समय मेरी वही फूलदार फ्रॉक तैयार कर रही थी जिसे वह मुझे दिवाली पर पहनाने का इरादा रखती थी। मतलब मैं समझाए देती हूँ। रसोई में खाना बना रही बुआ तुरंत वहां पहुंच ली थी। एक तेरे लिए होगी भौजाई और एक मेरे लिए। अब तुम इतना अच्छा खाना हमें बना खिला रही हो तो हम क्या तुम्हारे लिए कुछ न लिवाएंगे? बप्पा ने बुआ से लाड जताया था। दिवाली नज़दीक होने के कारण उन दिनों माँ के पास सिलाई को काम ज़्यादा था और बुआ ही रसोई देखा करती थी पूरे चाव से। बप्पा को अच्छा खाना खाने का जितना शौक था उतना ही शौक बुआ को अच्छा खिलाने का था। देखें तो बुआ बप्पा के उस पैकेट पर जा झपटी थी जो बप्पा के हाथ ही में रखे रहा था। कुंती तुम इधर आओ तो। बप्पा ने माँ को दोबारा पुकारा था। मैं नहीं आ सकती। पीठ किए माँ अपनी कुर्सी पर जमी रही थी। आज तो भूत उतार दो कुंती। बप्पा ने मनुहार दिखाया था। इधर आकर देखो तो। पापा जब भी माँ को मशीन पर मगन पाते कहते कुंती पर भूत सवार है। ऐसा अक्सर होता भी था। माँ जब मशीन पर होती मानो किसी दूसरे धरातल पर जा पहुंचती, किसी अन्य ग्रह पर। मुझे यह फ्रॉक आज जरूर पूरी करनी है। माँ ने मशीन चालू रखी थी। ऐसा क्या है? बुआ ने पैकेट वाली दोनों साड़ियाँ ड्योढ़ी वाले इसी तख्त पर बिछा दी थी। मैं तो देखूंगी ही। दोनों के फूल एक जैसे थे, अंतर सिर्फ रंग का था। एक की जमीन हरी थी और फूल लाल, दूसरी की जमीन लाल थी और फूल हरे। उत्साह से भरी भरी बुआ दोनों को तुरंत खोल बैठी थी। बुआ के संग मैंने भी देखा। हरे फूलों वाली साड़ी के दूसरे सिरे पर लाल रंग का ब्लाउज था और लाल फूलों वाली साड़ी के संग हरा। मैं हरे फूल नहीं पहनने वाली, बुआ मचली। मैं तो फूल भी लाल पहनूंगी और ब्लाउज भी लाल। इतना ठिनकती क्यों है? तू दोनों ही पहन ले। मेरे पास अपनी कमाई बहुत तेरी है, कुछ भी खरीद लूं। माँ तैश में आकर बोली थी। तुम मेरी लाई चीज नहीं देखना पहनना चाहती हो तो मत देखो, मत पहनो। बप्पा को अपनी लाई साड़ियों का यह अनादर चुभ गया था। वह दुकानदार मुझे पहचानता है, मैं उसे एक साड़ी वापस कराऊंगा। मगर फिर मैं क्या करूंगी? बुआ ने दोनों साड़ियां अपनी छाती से चिपका लीं। एक के फूल मुझे पसंद है तो दूसरी का ब्लाउज। तो तुम दोनों रख लो। कुंती ने कहा भी है वह अपनी कमाई से अपनी साड़ी खरीदेगी। बप्पा ने माँ को और चिढ़ाया था। अच्छी बात। बुआ उछली थी।
फिर तो मैं लाल ब्लाउज ही पहले तैयार करती हूँ। भौजाई नहीं सिएगी तो मैं सी लूँगी, मशीन चलानी मुझे भी आती है। यह मशीन तुमसे चलेगी ही नहीं, माँ वहीं से ठठाई थी। यह मेरी मशीन है, सिर्फ मेरे हाथ पहचानती है, सिर्फ मेरे पैर। वह मशीन मेरी नानी और मेरी माँ की साझी कमाई से खरीदी गई थी, नई और अछूती। विधवा हो जाने पर 30 साल पहले जिस बंगले के मालिक मालकिन व उनकी 3 बेटियों की सेवा टहल मेरी नानी ने पकड़ी थी, उस सेवा टहल में मेरी माँ भी शामिल रही थी। अपने 14वें साल से अपने 19वें साल तक, जिस साल वह बप्पा से ब्याही गई थी। कैसे नहीं चलेगी? बुआ ने अपने हाथ नचाए थे। जरूर चलेगी। नहीं चलेगी, माँ ने दोहराया था। भौजाई मुझे मशीन नहीं देगी तो मेरे ब्लाउज का क्या होगा? बाहर बेगानी किसी दर्जी से सिलवाना पड़ेगा। भौजाई को आप मशीन से उठा नहीं सकते क्या? बुआ ने बप्पा को तैश दिलाई थी। मैं नहीं उठने वाली, माँ फिर चिल्लाई थी। तुम्हारी नाम की यह बहन तुम्हें छू सकती है, मगर मेरी मशीन को नहीं। नहीं उठोगी क्या? बप्पा और बुआ दोनों माँ की कुर्सी तक जा पहुंचे थे। नहीं, माँ दोहराए थी। कैसे नहीं उठोगी? मशीन तो क्या, तुम्हें तो मैं इस जहान से उठा सकता हूं। जहान से बेशक उठा सकते हो, माँ ने बप्पा को ललकारा था, लेकिन मुझे मेरी मशीन से अलग न कर पाओगे। अपनी मालिकी फड़फड़ाती है। बप्पा और बुआ ने फिर एक साथ माँ को कुर्सी से दूर जा धकेला था और माँ का सिर दीवार से जा टकराया था। पप्पा देर शाम में लौटे। आते ही मुझे बुलाए। तुमसे एक प्रॉमिस लेना है। हाँ। बप्पा की प्रतीक्षा में वह पूरा दिन मैंने घड़ी के साथ बिताया था, उसकी बढ़ती का मिनट मिनट गिनते हुए। अपनी नानी से कभी मत कहना तुम्हारी माँ को चोट हमसे लगी थी। नहीं कहूँगी। नानी मेरे सामने घूम गई, माँ को अपने अंक में भरती हुई, उनकी गालें चूमती हुई, मुझसे अपने लाड लड़ाती हुई, लूडो से, सांप सीढ़ी से, समोसे से, गुलाब जामुन से। बप्पा को उनकी पसंद के कपड़े दिलाती हुई, हंसती हुई, बतियाती गपियाती हुई। मरी कुछ बोल गई क्या? बुआ ने शंका जतलाई। नहीं, बप्पा ने कहा। उसकी बेहोशी आखिर तक नहीं टूटी। उसकी माँ को कुछ बतलाया? उसके सिवा कोई चारा ही ना था, वरना मैं अकेले हाथ कैसे वह सब निपटा पाता। अस्पताल का बिल, दाह संस्कार का विधि विधान, निपट गया सब? बुआ पूछी। उसकी माँ ने सब किया करवाया, अपने मालिक लोग की मदद लेकर। उसकी मालकिन तो बल्कि कुंती का सुनकर रोई भी। अरे, बुआ हैरान हुई। और मालिक हम दोनों के साथ अस्पताल गए, अपनी गाड़ी में। वहाँ के बड़े डॉक्टर से मिले, अस्पताल का बिल चुकाए, एम्बुलेंस का इंतजाम करवाए। यह तो किसी फिल्म की मानिंद है। बुआ अपनी उंगलियां चबाने लगी। और कुंती की माँ? और कुंती की माँ तनिक चीखी चिल्लाई नहीं? तनिक नहीं, पूरा टाइम अपने को संभाले रही, अस्पताल में, एम्बुलेंस में, अपने क्वार्टर पर, कुंती को तैयार करते समय, शमशान घाट पर, सभी जगह बुत बनकर अपने हाथ पैर चलाती रही। इधर घाट पर तुम दोनों अकेले गए और कोई दूसरा जन न रहा? मालकिन रही, एकदम चुप और संजीदा। फिर अपने किसी कर्मचारी को कुछ समझाकर चली गई, कुंती की माँ को अपने साथ ले जाती हुई। ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं क्या? क्या नहीं होते? और होते न भी हों तो ऐसे बनाते बनाते बन जाया करते हैं। इन माँ बेटी ने उन मालिक लोग की जो सेवा टहल कर रखी है, उसका फल तो फिर इन्हें मिलना ही था। साथ में उन लोगों को मेरा लिहाज भी रहा। मौके बेमौके मैंने जो उन लोगों के कितने ही मेहमान और सामान ढोए और पहुंचाए हैं। माँ और बप्पा की मुलाकात उन्हीं किन्हीं दिनों में हुई थी, जो फिर दोस्ती से होती हुई शादी में जा बदली थी। वर वर, उस रात मशीन ने फिर मुझे पुकारा। मेरे पैर ट्रेडिल पर फिर जा टिके और हाथ सुई के नीचे दबी रखी अपनी फ्रॉक पर, ठीक माँ के अंदाज में। वर वर, क्लैंग क्लैंग, मशीन की चरखी, मशीन की फिरकी, मशीन की सुई सब हरकत में आती चली गई, अधूरी सिली मेरी फ्रॉक को आगे सरकाती हुई। उसके सीने और उसकी बाह पर
नए बखिए उगाहती हुई। जब ही ड्योढ़ी का बल्ब जल उठा और बप्पा मुझे मशीन पर देखकर भौचक गए। इधर तू बैठी है? हाँ, मैं घबरा गई। तू यह मशीन चला लेती है? हाँ, माँ ने मुझे सब सिखा रखा है, मैंने हाँका। सच? बप्पा की आवाज में एक नई ही उमंग आन उतरी, मानो कोई पते की बात पता चली हो। यह सिलाई के लिए आए सभी कपड़े मैं सी सकती हूँ। मशीन पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती, माँ के साथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी सिलाई का सिलसिला फिर पूरी तरह से चल पड़ा। बप्पा के गुणगान के साथ, मोहल्ले वालों की वाहवाही के साथ, शहर वालों की शाबाशी के साथ। इनमें से कोई नहीं जानता मशीन अपने चक्कर माँ की बदौलत पूरे करती है, मेरी बदौलत नहीं, सिवाय बुआ के। क्योंकि दो एक बार जब भी वह इस पर बैठी, माँ ने उन पर हमला बोल दिया, सुई उनकी उंगलियों में धंसाते हुए, फिरकियों के धागे उलझाते हुए, ट्रेडिल जाम करते हुए। परिणाम वह जान गई। माँ अपनी इस मशीन पर अपनी मालिकी अभी भी कायम रखे रही थीं। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी माँ की सिलाई मशीन।